हैं भाई कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, अब बफर सॉल्यूशन क्या होती है? ठीक है, बफर सॉल्यूशन जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता दूं। बफर सॉल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। और उसके बाद बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी। बफर सॉल्यूशन काम कैसे करती है? बफर सॉल्यूशन तीन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल, उसके बाद एसिड बेस इक्विलिब्रियम, उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? आप ली-चैटलियर प्रिंसिपल को रिप्लेस कर सकते हैं एसिड बेस इक्विलिब्रियम से, यानी एक ही चीज़ है, नाम अलग-अलग है। तो ये तीन फैक्टर होते हैं जो बफर सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने में मदद करते हैं। उसके बाद बफर कैपेसिटी क्या होती है, उसके बाद बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे मालूम की जाए, उसके बाद बफर सॉल्यूशन की एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बात करें कि व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन है जो अपनी पीएच मेंटेन रखती है, अपनी पीएच को चेंज होने नहीं होने देती। उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज नॉर्मली इंडस्ट्रीज में तो है ही है, ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज में स्पेशली। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच पे काम करती है, और उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। उस पीएच को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। मान लें आपके पास ब्लड है, तो ब्लड जो है उसकी पीएच 7.3435 से लेके 7.45, तो इसमें जितनी भी एंजाइम्स मौजूद हैं वो इस पीएच रेंज पे काम करेंगी। अगर ब्लड की पीएच इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच की रेंज से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि आपकी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में बफर सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये जो ब्लड की पीएच इसको मेंटेन करने वाले कौन हैं? ब्लड की पीएच को मेंटेन करने वाले केमिकल्स हैं। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज in its pH when small amount of acid or base is added to it. नॉर्मली आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास वाटर है, ठीक है, अब वाटर अगर ड्रिंकिंग है तो ये मिक्सचर होगा। अगर आपके पास ड्रिंकिंग वाटर है तो ज़रूर ये मिक्सचर होगा। हमने इसको किसी गिलास में भर के रखा हुआ है, हमने इसको किसी गिलास में भर के रखा हुआ है। आपको पता होगा कि गिलास जो है वो सिलिकेट्स होते हैं, मेटल सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, मेटल के सिलिकेट्स होते हैं। तो इस पानी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिलिकेट्स क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे। इस पानी में आहिस्ता आहिस्ता सिलिकेट्स डिजॉल्व होंगे और ये पानी खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलिक एसिड में पानी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि पानी अपनी पीएच ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकेगा। ड्रिंकिंग वाटर एक सॉल्यूशन थी, ये सॉल्यूशन ज़्यादा देर अपनी पीएच गिलास में रहते हुए मेंटेन नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि ये सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी एक कॉमन बात है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिजॉल्व होकर क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अगेन पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी आपका पानी जो है, वाटर जो है, वो ज़्यादा देर अपनी पीएच मेंटेन नहीं रख सकेगा। पर बफर सॉल्यूशन में ये खासियत होती है कि अगर थोड़ी मिकदार में हम एसिड या बेस उसमें ऐड कर दें तो उसकी पीएच बिल्कुल थोड़ा चेंज होती है, यानी उसमें जो है अपनी पीएच मेंटेन रखने की खासियत होती है। ठीक है, तो आइए बफर सॉल्यूशन क्या होती है इसको देखते हैं ज़रा। व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच, कि वो अपनी पीएच मेंटेन रखे, पीएच को चेंज ना होने दे। तो इस सॉल्यूशन को व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट इज कॉल्ड अ बफर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए, द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 एवरेज हो गई, रेंज करती है 7.35 से 7.45 से तक। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की जो स्टमक में जो है 1.5 होती है। सो दीज पीएच आर मेंटेन्ड बाय बफर्स। द मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज हाईली क्रूशियल
फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, कि एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि पीएच एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए, पीएच एक पर्टिकुलर रेंज में होनी चाहिए। आगे क्या चीज़ है कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, कि बफर सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। नंबर पहली बात है कि इट हैज़ डेफिनेट पीएच। तो जब आप बफर सॉल्यूशन बनाते हो, अगर एसिडिक बफर है तो उसकी पीएच 7 से कम होगी, पर जितनी भी होगी वो फिक्स रहेगी, जितनी भी होगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। और ये एक एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। एक साइड पे एसिड होता है, दूसरी साइड पे बेस होता है, कॉन्जुगेटेड बेस होता है। तो एसिड और बेस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। आगे क्या चीज है, इट हैज डेफिनेट पीएच, इट हैज रिवर्स एसिडिटी और अल्कालिनिटी। मतलब ये है कि इसकी एक पर्टिकुलर पीएच होगी, तो जब आप इसमें एसिड ऐड करेंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर को रिवर्स करेगी, रिवर्स एसिडिटी होगी। और अगर बेस ऐड करें तो बेसिक कैरेक्टर को भी रिवर्स करके अपनी पीएच मेंटेन रखेगी। इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग, कि अगर आप बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे टाइम तक पीएच सॉल्यूशन को क्या करते हो, छोड़ देते हो, ठीक है, तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें से पानी निकल जाए, या आप पानी निकल जाए यानी डाइल्यूशन पे या पानी डाल दें, तो अगर आप लंबे समय पर बफर सॉल्यूशन को छोड़ते हो तो पानी निकल जाएगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगी, तो पीएच वही रहेगी, ठीक है। अगर आप ज्यादा पानी डाल देते हो, डाइल्यूशन पे भी पीएच क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, कि अगर आप मजीद पानी डाल देते हो फिर भी इसकी जो पीएच है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। इट्स पीएच इज स्लाइटली चेंज व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू इट, कि जब हम इसमें थोड़ी मिकदार में एसिड या बेस डालेंगे तो इसमें थोड़ी सी पीएच में क्या आएगी, चेंज आएगी। वो कितनी आएगी वो आगे फार्मूला है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम इस पेज में? नो, बने आगे। अच्छा, तो इसको मैं मिटा के अब बफर सॉल्यूशन के दो किस्म होते हैं, बफर सॉल्यूशन के दो किस्म होते हैं, या तो बफर एसिडिक होगा या फिर बफर जो है वो बेसिक होगा, या एसिडिक होगा या क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फिर भी प्रांजल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एसिडिक बफर है तो वो किसका बना होगा, वो बना होगा वीक एसिड, वीक एसिड होना चाहिए हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए, वीक एसिड। और उसका साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या चीज है, अगर हमारे पास वीक एसिड है तो उसका, तो एसिडिक बफर किसका बना होगा कि वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड, बेसिक बफर किसका बना होगा, वीक बेस एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी पीएच लेस देन 7 होगी, एसिडिक बफर है क्योंकि, इसकी मोर देन 7 होगी। अब देखिए एग्जांपल ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 1.5% है, 1.4%, ठीक है। अब इसका साल्ट जो हमने बनाया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने इसका साल्ट बनाया। इधर आए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जैक्टली वीक बेस है, इसकी भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बिल्कुल 1.4% है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, इसका साल्ट हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ बनाया। तो क्लोराइड कहां से आया, क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड से आया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है क्या होगा, इसी तरह से आपकी इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, 1.4% हो जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा। तो टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक बफर क्या होगा कि एसिडिक बफर जो है वीक एसिड या उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो, उनके मिक्सचर को हम एसिडिक बफर कहेंगे। अगर बेसिक बफर है तो फिर क्या होगा कि वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस के साथ जो उसका साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होना चाहिए। तो इस मिक्सचर को हम बेसिक बफर कहेंगे। इज इट क्लियर बेटा, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आते हैं बफर एक्शन क्या होता है। व्हाट इज बफर एक्शन? तो बफर एक्शन जो है ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट बुक्स में सिंपली ये है कि बफर एक्शन और बफर कैपेसिटी की बफर सॉल्यूशन कितनी देर या कितना ज्यादा मिलीलीटर ऑफ एसिड और बेस को टॉलरेट करती है,
और उनको टॉलरेट करते हुए अपनी पीएच को ज़्यादा चेंज नहीं होने देती, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन को, यानी वो कितना रेजिस्ट करती है, अदर वर्ड में कहें कि पीएच चेंज होने में कितना रेजिस्ट करती है। वैसे मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा है कि अगर किसी बफर सॉल्यूशन की पीएच 3.5 है, तो अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो इसकी पीएच कम होगी, अगर आप इसमें बेस डालोगे तो इसकी पीएच क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी 4.5। तो इसमें +-1 यानी यूनिट चेंज कब आती है, पीएच में यूनिट चेंज कितना एसिड डालने पे आती है, कितना बेस डालने पे आती है, तो उसको हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। एक ये डेफिनेशन है। दूसरी बुक में क्या है कि बफर सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच अकॉर्डिंग टू 2 प्रिंसिपल्स। अच्छा, ये तो बफर कैपेसिटी की बात नहीं है कि 2 प्रिंसिपल रीच एट ईयर, और आप यहाँ पे अगर तीसरा मैं ऐड करूं, अगर मैं तीसरा ऐड करूं तो मैं लिखूंगा कि एसिड बेस इक्विलिब्रियम। तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे बफर सॉल्यूशन एक्शन में आती है, और बफर सॉल्यूशन पीएच को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, पीएच सॉल्यूशन को मेंटेन करती है। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मैं बफर कैपेसिटी की बात कर रहा था, उस पे आए। अच्छा, इसमें लिखा नहीं हुआ होगा तो सही है, मैंने देखा था, आई सॉ द थिंग। हाँ, ये है ना बफर एक्शन और बफर कैपेसिटी, ऊपर ही लिखा हुआ था। तो क्या चीज है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इन पीएच ऑन द एडिशन ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन, और बफर कैपेसिटी भी कहते हैं। बफर कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है रेशियो ऑफ एसिड कंसंट्रेशन एंड साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है एसिड कंसंट्रेशन अपॉन साल्ट कंसंट्रेशन। जितनी एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बफर कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी एसिड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बफर कैपेसिटी। यानी बफर सॉल्यूशन की जो बफर एक्शन है या बफर कैपेसिटी है, जो बफर सॉल्यूशन में जो पीएच को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है, वो डिपेंड करती है किस पे, एसिड कंसंट्रेशन पे। जितनी एसिड के कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा कि बफर कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, टॉलरेंस बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जितना आप साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो फिर रिवर्स इफेक्ट होगा कि बफर एक्शन या बफर कैपेसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये चीज़ समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको एक लाइन बस ज़हन में रखनी है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम आते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ ताकि आपके पास ये रहना चाहिए। अब दूसरी बात है कि बफर सॉल्यूशन काम कैसे करती है। तो हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, हाउ बफर सॉल्यूशन वर्क्स। बफर एक्शन, मान लें हमारे पास एसिडिक बफर है, सच एज हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, और हमारे पास इसका साल्ट है, सोडियम एसीटेट। तो ये क्या होगा कि आयनाइज होंगे, आयनाइज होके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एसीटेट आइन प्लस हाइड्रोजन आइन। उसके बाद क्या मिलेगा, एसीटेट आइन प्लस सोडियम आइन, ठीक है। अब ये चीज जो है, ठीक है, ये चीज क्या है, ये है कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम बफर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या चीजें, दो चीजें होंगी, वीक एसिड होगा, वीक एसिड। अब वीक एसिड का मतलब है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये एक जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। आप फेनोमेना ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट के तहत क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट के तहत क्या होगा,
कॉमन आयन इफेक्ट के तहत क्या होगा, बैकवर्ड में जाएगा। पर एक स्टेज आएगी अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल के, क्योंकि ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ने तो एस्टेब्लिश होना है, इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होना है, ठीक है, तो यानी जो भी आगे गया पीछे गया कुछ भी है, ठीक है, पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा आफ्टर सम टाइम। जब मिक्स करेंगे तभी इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी एसिड की, पर बाद में क्या होगा, बाद में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, होगा 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 ओके ओके। अब ये बफर सॉल्यूशन है, अब ये काम कैसे करेगी, हाउ इट वर्क्स। हमने क्या किया, हमने भाई क्या किया कि हमने इसमें एसिड डाल दिया, मान लें कि हमने इसमें HCl डाल दिया, तो HCl आयनाइज होके क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, प्लस क्या देगा, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसमें क्या मौजूद है, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस मौजूद है, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस मौजूद है, इसमें क्या मौजूद है, कॉन्जुगेटेड बेस, इसमें कॉन्जुगेटेड बेस मौजूद है। ये क्या करेगा कॉन्जुगेटेड बेस, ये कॉन्जुगेटेड बेस जो है, अब वीक एसिड है, एक चीज तो बताएं मुझे, वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होगा या वीक होगा, वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रांग होगा या वीक होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि स्ट्रांग होगा। तो जैसे ही हमने एसिड डाला, इसमें हाइड्रोजन आए, तो ये स्ट्रांग बेस मौजूद है, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी जितने हमने मिलीलीटर से एसिड के डाले, जितने H आयन आए, तो बहुत सी तादाद में, क्योंकि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स ने इसने बहुत सारे एसीटेट आयन दिए हुए थे कॉन्जुगेटेड बेस, जो कि एक स्ट्रांग बेस है, ठीक है। वो क्या करेगा कि ये जो आपका हाइड्रोजन आयन आया बाहर से, उसको कैप्चर कर लेगा और ये दोनों मिलके एसिटिक एसिड बना लेंगे, और एसिटिक एसिड बनेगा तो वो क्या है, वीक एसिड है, तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होती है, तो फॉरवर्ड में कम जाएगा, बैकवर्ड में ज्यादा जाएगा। तो इफेक्ट क्या होगा पीएच पे, बहुत ही कम चेंज होगी या ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं बेटा, ये बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं, ओके। सो एवरीवन सेइंग इज यस। शोभा, आपको पता नहीं कौन सी बात पीछे वाली समझ नहीं आई थी, तो एक चीज़ जो पीछे लिखी थी मैंने, वो आपको एक मरतबा रिपीट कर दूं कि बफर कैपेसिटी जो है, बफर सॉल्यूशन कितनी देर तक या कितने ज़्यादा मिलीलीटर एसिड या बेस के टॉलरेट कर सकती है और अपनी पीएच मेंटेन रख सकती है, ये बफर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बफर कैपेसिटी रेशियो है कंसंट्रेशन का, एसिड कंसंट्रेशन टू साल्ट कंसंट्रेशन, एसिड को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, साल्ट से, जितना एसिड ज़्यादा होगा उतनी बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अब अगर समझ आ गई है तो कमेंट करें, अब अगर समझ आ गई तो बेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी साल्ट की, तो रेशो कम हो जाएगा, ओके। हाँ, ये बिल्कुल यही है, ठीक है, ओके ओके। अब ये चीज़ समझ आई आपको कि हमने एसिड डाला, एसिड ने हाइड्रोजन आयन दिया, हाइड्रोजन आयन को खाने के लिए एक बेस मौजूद था, कॉन्जुगेटेड बेस, जो कि वीक एसिड का बेस था, वो तो स्ट्रांग बेस था। तो उसने क्या किया, जैसे ही हाइड्रोजन आया चपक के वापस ले गया, तो जितने हाइड्रोजन आए वो तो खत्म हो गए, क्योंकि वो तो उधर चले गए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि पीएच जो है, इससे क्या हुआ, पीएच जो है वो क्या रही, मेंटेन रही, पीएच क्या रही, मेंटेन रही। बात आ गई समझ बेटा। अब आप क्या करते हो, अब आप बेस डालते हो, तो इसको मैं सेव करके फिर मिटाता हूं, या बेस का फेनोमेना हम इधर लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसी में बेस ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया, तो आपको मिले सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक बेस है, ये बेस क्या करेगा, ये बेस एसिटिक एसिड जो मौजूद है इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इसने क्या दिया था हमने, प्लस क्या, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब क्या होगा कि न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो जितने OH आएंगे, अब हमने देखे ना, बाल्टी भर के तो नहीं डालना उसमें एसिड या बेस, थोड़ी मिकदार में डालना है, तो जितने OH आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड दे के लेके आएगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे मौजूद हाइड्रोजन आयन उनको क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, खा जाएंगे, क्या बनेंगे, वाटर, क्या बनेंगे, वाटर। अब जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू एसिड बेस सिस्टम, पीएच मेंटेन कैसे रहेगी,
तो ज़्यादा जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये फिर आयोनाइज होगा। तो जितने हाइड्रोजन आयन को बेस का OH आयन खत्म करके न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाएगा, ठीक है, तो उतना एसिटिक एसिड दोबारा आयोनाइज होके क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। एसिटिक एसिड आयोनाइज होके क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, और पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो बफर सॉल्यूशन अपनी जो पीएच मेंटेन करती है वो एक तो एसिड बेस इक्विलिब्रियम की बेसिस पे, ली चैटलियर प्रिंसिपल की बेसिस पे, और कॉमन आयन इफेक्ट की बेसिस पे, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट कैसे काम कर रहा है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन था, ठीक है, आपने एसिड डाला, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन था, यहाँ एसिड में भी हाइड्रोजन आयन था, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या आप एसिड बेस के तनासुर से समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड बेस है, एसिड ने हाइड्रोजन आयन फर्निश किया, तो कॉन्जुगेटेड बेस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके कहां चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप दोनों एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है बेटा, जल्दी बताएं जरा। हेलो, मैक को क्लियर, अनुष को क्लियर, प्रांजल कॉमन आयन वाला यही है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन आपने एसिड से निकाला, हाइड्रोजन आयन बफर में मौजूद था, तो कॉमन आयन हाइड्रोजन आयन है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम बैक टू पवेलियन जाएगा। ओके, क्लियर, ऑल क्लियर। तो बफर एक्शन का आपको पता चल गया कि बफर सॉल्यूशन कैसे काम करती है, जब उसमें हम एसिड और बेस क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली ना, इसको रहने देते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस? अच्छा, बफर सॉल्यूशन की पीएच कैसे मालूम करें, हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अब देखिए, बफर सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक क्या चीज है, एक वीक एसिड है, वीक एसिड है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका ये जो सोडियम एसीटेट है, ठीक है, सोडियम एसीटेट, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आयनाइजेशन एंड आफ्टर आयनाइजेशन ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। ये बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं बेटा? जिसको आ रही है वो यस लिखते जाएं कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी जो पीएच है बिफोर आयनाइजेशन जितनी होगी ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, तो इस साइड पे जीरो हो जाएगी, इस साइड पे वही सारी कंसंट्रेशन आ गई, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम किसको लेंगे, वीक एसिड को, यानी एसिटिक एसिड वो सब्सटेंस है, एसिटिक एसिड वो सब्सटेंस है जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, ये दोनों फॉर्म में मौजूद होगा, यहाँ पे भी मौजूद होगा, यहाँ पे भी मौजूद होगा, ये पूरा डिसोसिएट होकर इधर चला जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? तो इसमें पीएच मालूम करने के लिए कंडीशन है कि द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इन द रिएक्शन मिक्सचर इज प्रीडोमिनेटली सप्लाइड बाय द साल्ट सप्लाई करा है, विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। हेंस इट इज अज्यूम्ड दैट कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ, तो जो साल्ट जितना हमें इसकी जो आयनिक प्रोडक्ट है या इससे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कंप्लीटली है, तो इसकी कंसंट्रेशन बिफोर एंड आफ्टर आयनाइजेशन सेम रहेगी। तो हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे जो कंसंट्रेशन लेंगे वो किसकी लेंगे, साल्ट एंड ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड एज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हम किसको कंसीडर करेंगे, एसिड की कंसंट्रेशन को। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो पीएच मालूम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। इसको हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं, हेंडरसन बाल्स इक्वेशन या हैसेल बाल्स इक्वेशन। इसमें क्या चीज है, देखिए पीएच इज इक्वल टू क्या है, पीके। अब पीके क्या होता है, माइनस लॉग के ए। अब के ए क्या होता है, के क्या होता है, के इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। अब यानी एसिड के किसके बराबर होता है? सिंपली आपके पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड किस तरह से आयनाइज होगा? इस तरह से होगा, CH3 COO माइनस H प्लस। तो Ka किसके बराबर होगा? K बराबर होगा आयनाइज प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितना परसेंट आयनाइज हुआ है, इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होती है? 1.4%। ठीक है, परसेंटेज 1.4 है। ठीक है, तो K वैल्यू क्या होता है कि रेशो ऑफ आयनाइज एसिड डिवाइडेड बाय द अनआयोनाइज्ड एसिड। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ क्या है? डिसोसिएशन। इसकी अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। ठीक है, अब एसिड स्ट्रांग कौन सा होगा? अब एसिड बेस क्योंकि हमारे सिस्टम में नहीं है, जिसकी अगर मैं कहाँ पे जाऊँ, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा? स्ट्रांग एसिड वो होगा जिसकी लो पीएच हो। ठीक है, उसके बाद हाई परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन हो। अब परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? के। ठीक है, उसके बाद लो pKa हो। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। बस ये चीज ध्यान में रखनी है क्योंकि हमने पढ़ना है, ये पढ़ना हमने ऑर्गेनिक में है। ठीक है, इधर नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं। तो इसकी नेगेटिव लागत हमें, अब पीएच कैसे मालूम करेंगे कि पीके आपको मालूम होना चाहिए किसका? एसिडिक बफर है तो एसिड का। उसके बाद प्लस लॉग लेंगे आप किसकी? साल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन, साल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन की। ठीक है, अब तीन पॉसिबल केसेस हैं कि अगर साल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन सेम है, अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा? पीके होगा। पीएच इज इक्वल टू पीके होगा। कैसे? मान लें इसके 2 मोलर सॉल्यूशन, ये भी 2 मोलर सॉल्यूशन, रेशो क्या आएगा? 1 की लागत हम क्या होती है? 0। तो आप क्या करोगे कि पीएच जो है, पीएच किसके बराबर हुई? इज इक्वल टू पीके प्लस 0, यानी पीएच बराबर हो गई किसके? पीके। ये बात समझ रहे हैं कि अगर इक्वल कंसंट्रेशन है साल्ट और किसकी? साल्ट और किसकी? एसिड की, तो रेशो क्या आएगा? 1 आएगा। जब रेशो 1 आएगा तो 1 की लागत हम क्या होती है? 0। तो आप पीके में 0 ऐड करोगे तो पीएच इज इक्वल टू पीके रहेगा। ये बात समझ आ गई बेटा? ये बात समझ आ गई? ओके, ठीक है। तो अब अगर आपके पास सेकंड केस है कि साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, साल्ट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 4 या आप ऐसे मान लें कि 10/1 है, 10/1 है तो रेशो क्या आएगा? 10 की लागत हम क्या होगी? 1। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा? pH इज इक्वल टू होगा pKa प्लस 1। तो बताएं pH बढ़ गई कि कम हो गई? pH बढ़ गई कि कम हो गई? pH बढ़ गई। ठीक है, तो अगर बफर सॉल्यूशन एक सर्टेन pH पे है, ठीक है, सर्टेन pH पे है, तो उसमें अगर आप साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो pH बढ़ जाएगी, अगर एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो pH कम हो जाएगी। इसी तरह से आप बेस का भी मालूम कर सकते हैं pH। तो बेस के लिए आपको pKb चाहिए, बेस के लिए आपको pKb चाहिए, वही फार्मूला है साल्ट अपन, यही केसेस हैं। ठीक है, तो इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन अगर है तो पूछ ले। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ ले बेटा। तो फिर मैं है कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी जाके पूरा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आपकी टेस्ट में होगा, यहां तक आपकी टेस्ट में होगा। ठीक है बेटा, ओके। तो इसको मैं अभी सेव करता हूं।